सहृदय नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। हिंदी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए ये चैनल निःशुल्क काम करता है। कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों का विशेषकर ध्यान रख के ये वीडियो बनाए जाते हैं। उसके अतिरिक्त जो भी हिंदी भाषा से संबंधित आप प्रतियोगी परीक्षाओं को देते हैं उनमें भी ये जहाँ 20 नंबर का करके 30 नंबर का करके आता है तो उनके लिए आपके लिए ये रामबाण सिद्ध होगा। आज हम लेकर आए हैं वाक्य। बड़े इत्मीनान के साथ देखिएगा। वाक्य का वीडियो यदि भी थोड़ा लंबा बनेगा पर पूरी एक एक चीज़ इसमें आपको क्लियर करा दी जाएंगी। चलिए अविलंब शुरू करते हैं। वाक्य की परिभाषा क्या लेंगे हम? पदों का सार्थक समूह। क्या कहोगे? पदों का सार्थक समूह। कई इसको शब्दों का लिख देते हैं। ध्यान देखिए, शब्द और पद में यही फर्क है। जब वो वाक्य में आने की अर्हता रखता है, वाक्य में आने की योग्यता रखता है, या यूँ कहिए वो वाक्य में आ सकता है तो पद बन जाता है, और अपने मूल रूप में जब होता है तो शब्द होता है। तो कभी भी वाक्य की जब परिभाषा दें आप तो शब्द का इस्तेमाल मत कीजिएगा, वहाँ पर पद का कीजिएगा। पदों का सार्थक समूह। अब सार्थक क्यों कहा मैंने? क्योंकि पदों का समूह है, उसमें सारे पद हैं पर उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा या उससे बात नहीं बन पा रही, तो वाक्य कैसा हुआ फिर? तो पदों का सार्थक समूह क्या कहलाता? वाक्य। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ। कई बार एक पद भी पूरे वाक्य का अर्थ देता, एक पद के अंदर भी पूरे वाक्य बनने की योग्यता होती है। कैसे? जैसे किसी ने कहा कि क्या आप कल दिल्ली जाओगे, उसने कह दिया नहीं, तो ये भी एक पूरा वाक्य माना जाना चाहिए, माना जाता है। नहीं, इसका पूरा भाव है नहीं, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो नहीं कहने से भी वो पूरा वाक्य बन जाता है। तो एक पदात्मक भी वाक्य हो जाता है। आगे वाक्य के अनिवार्य तत्व 6 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वाक्य के अंदर कुछ ऐसी अनिवार्य शर्तें हैं, वो वाक्य के अंदर आनी ही चाहिए, तब ही वाक्य को वाक्य माना जाएगा। कौन कौन सी? योग्यता। वाक्य के अंदर जो पद आए हैं उनमें जो अर्थ आप देना चाहते हैं उस अर्थ को देने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे किसी ने कहा वह आग से सींचता है। अब सींचना क्रिया, सींचने की योग्यता आग में तो नहीं होती, सींचने की योग्यता तो जल में होती है। तभी तो मैंने कहा था कि पदों का सार्थक समूह, उसका अर्थ आना चाहिए। तो इसमें अर्थ नहीं आ रहा। कोई भी कहेगा कि सींचने की क्रिया की योग्यता कर्ता में नहीं है या कर्ण में नहीं है। आग से सींच रहा तो आग सिंचाई कैसे करेगा? ये वाक्य नहीं है। तो बिल्कुल ये योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर। तो अनिवार्य तत्वों में पहला योग्यता। दूसरा आकांक्षा। आकांक्षा होता है इच्छा, सुनने की इच्छा। जब तक वाक्य में आकांक्षा रहती है वो वाक्य नहीं बनेगा। यानी कि आकांक्षा, सुनने की इच्छा कैसे? जैसे मैं कह देता हूँ बच्चों मैं कल आपको, और मैं इतना कह के छोड़ देता हूँ। अब आपकी आकांक्षा है, आप ये कहोगे जी आगे भी कुछ है। बच्चों मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, अब आपकी आकांक्षा शांत हो गई। तो वाक्य में जब तक आकांक्षा रहेगी वो वाक्य नहीं कहला सकता। अब बताइए मुझे, वाक्य साकांक्ष होता है या निराकांक्ष होता है? यानी कि वाक्य में आकांक्षा रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? तो आप कहोगे नहीं रहनी चाहिए। वाक्य में आकांक्षा शांत हो जानी चाहिए। सुनकर आपको कुछ सुनने की इच्छा फिर नहीं रहनी चाहिए, तो होता है आकांक्षा। आसक्ति। आसक्ति का अर्थ होता है निकटता। वाक्य में आए हुए पदों का निकट होना बेहद जरूरी है। आसक्ति है, कई इसको आसक्ति करके बोलते हैं। आसक्ति नहीं होता, आसक्ति। आसक्ति का अर्थ है निकटता। वाक्य में आए हुए पदों का निकट होना जरूरी होना चाहिए। अगर आप हल्का सा भी उसको दूर कर देते तो वो अर्थ बदल जाता है। जैसे मैं कह देता हूँ कि कल, और फिर 20 मिनट बाद कह देता हूँ कि रेलगाड़ी, और फिर आधे घंटे बाद कहता हूँ सोनीपत स्टेशन से, और फिर आधे घंटे बाद कहता हूँ नहीं जाएगी, तो ये वाक्य नहीं बनेगा। वाक्य में जितना ज़रूरी उसके अंदर दूरी होनी चाहिए बोलने में, उतनी ही ठीक होती है। अगर उससे ज़्यादा रखोगे तो वो अर्थ बदलेगा। ठीक है, तो ये होते हैं आसक्ति, निकटता। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे ये शब्द लिख दिया मैंने कन, और ये लिख दिया कल, और लिख दिया मैंने ता। ये है कन, कल, ता। अगर मैं इसको किसी को कहूँ कि बोलना
ये मैंने क्या लिखा है, इसको जोड़ के बोलना तो वो बोलेगा कनकलता, कनकलता, यानी कि माइक्रो सेकंड का ही कोई हिस्सा आपने आसक्ति निकटता में गड़बड़ किया है, जबकि ये जोड़ के बोलने से कनकलता बनेगा, कनकलता, और बोलने वाला बोल रहा है इसका कनकलता। तो कनकलता और कनकलता में कहीं ना कहीं आसक्ति का अभाव है, जितनी निकटता जितनी दूरी चाहिए उतनी नहीं कर पा रहे हो आप, हल्की सी आप कहीं ना कहीं विलंब कर रहे हो तो वो कनकलता बन गया, नहीं तो कनकलता बनना चाहिए था। तो ये होता आसक्ति। अन्वय, अन्वय करता था मेल, क्रिया का कर्ता का अन्य पदों से ठीक मेल होना चाहिए। जैसे खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, अभी अनर्थ हो जाएगा, अर्थ नहीं होगा। भाई खरगोश को क्यों काटेंगे, और खरगोश को काट दिया तो गाजर कैसे खिलाएंगे उसको। तो काटकर का अन्वय, काटकर का संबंध गाजर से है, तो इसको गाजर के बाद आना चाहिए था, खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ। तो काटकर का अन्वय गलत के साथ कर दिया आपने, खरगोश के साथ कर दिया, उसका मेल तो गलत हो गया। अगला क्रमबद्धता, जैसे श्रीमती सक्सेना प्रीति हैं पढ़ाती स्कूल विद्या मंदिर में। अब इसमें क्रमबद्धता का अभाव है, ये जिस क्रम से आने चाहिए उस क्रम से नहीं आ रहे हैं। तो होना चाहिए था श्रीमती प्रीति सक्सेना विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ाती हैं, अब सही बन गया। अगला सार्थकता, ये कई इस बिंदु को नहीं रखते हैं, कई रख भी लेते हैं। तो वाक्य में जो पद आए उनका सार्थक होना बेहद ज़रूरी है। इसका सार्थक कैसे, जैसे कुछ शब्द क्षेत्रीय भाषा में प्रचलित होते हैं। अब जैसे कोई हरियाणा के अंदर कुछ शब्द ऐसे हैं जो हरियाणा के अंदर बोलोगे तो समझ जाएंगे, पर उन शब्दों को यदि दूसरे प्रदेश में बोलोगे तो वहाँ वो समझेंगे नहीं, क्योंकि वो एक इशारा संकेत विशेष वो समझते हैं हरियाणा में। और हरियाणा के भी कई बार तो ऐसा होता है, हरियाणा के भी डिस्ट्रिक्ट जनपद नहीं अपितु गांव में कुछ ऐसे शब्द प्रचलित होते हैं जो दूसरे गांव में नहीं होते, इतना भी देखा गया है। कोस कोस पर बदले वाणी, चार कोस पर वाणी। तो ये तो हमारे यहाँ प्रचलन में है, विविधताओं का देश है हमारा, भाषाई विविधता तो बहुत ज़्यादा है। तो वो जो पद आते हैं उनको ऐसा रखिए कि वो सर्वमान्य होने चाहिए, मानक शब्द मानक पद होने चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके गांव में, आपके शहर में, आपके देहात में तो उनको समझते हैं पर बाहर कोई ना समझे उनको। तो ऐसे पदों का प्रयोग आप करोगे वाक्य के अंदर तो वो वाक्य नहीं माना जाएगा। तो ये आपका हो गया वाक्य के अनिवार्य तत्व। अब हम वाक्य के अंग पढ़ते हैं, इसको साफ कर रहा हूँ मैं। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, कितना ही बड़ा वाक्य क्यों ना हो उसको दो पार्ट, दो अंगों में बांटा जा सकता। कितना ही बड़ा वाक्य हो उसके दो अंग, दो पार्ट बनाए जा सकते हैं। नंबर एक उद्देश्य और नंबर दो विधेय। नंबर एक उद्देश्य और नंबर दो विधेय। उद्देश्य होता सब्जेक्ट और विधेय होता प्रेडिकेट, यानी कि जिसके बारे में कहा जाता है उद्देश्य, ये होता कर्ता का भाग और ये होता क्रिया का भाग। जो क्रिया वाला भाग होता वो विधेय होता है और जो कर्ता वाला भाग होता वो उद्देश्य होता है। कोई भी वाक्य कितना भी बड़ा वाक्य क्यों ना हो दो भागों में आराम से बट जाता हो। पहला भाग उद्देश्य, दूसरा विधेय। अब इनकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए। ठीक है ना, उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए। और विधेय दोनों को साथ साथ पढ़ लेते, फिर उदाहरण बताता हूं। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, ये होते हैं अंग, उद्देश्य और विधेय। जैसे वह बालक शोर कर रहा है, तो इसमें किसके बारे में कहा जा रहा? वह बालक, यह आपका उद्देश्य हो गया। वह बालक के बारे में क्या कहा जा रहा? वो शोर कर रहा है, ये विधेय हो गया। ये हो गया आपका उद्देश्य और ये हो गया विधेय।
उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह बालक उद्देश्य, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, शोर कर रहा है। फिर दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे मैं कई बार कह देता हूं कि समाज के लिए अभिशाप बन चुका वीरप्पन मारा गया। इसमें कोई पूछेगा किसके बारे में, आपको सीधा से कहोगे जी वीरप्पन के बारे में कहा गया है। तो ये समाज के लिए अभिशाप बन चुका, फिर ये क्या है, ये उद्देश्य विस्तार है। यानी कि उद्देश्य से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी पद होंगे, वो उद्देश्य विस्तार के नाम से जाने जाए। तो ये सारा ही उद्देश्य है। समाज के लिए अभिशाप बन चुका वीरप्पन, यहाँ तक उद्देश्य होगा। ये तो सीधा सीधा उद्देश्य है, ये उद्देश्य विस्तार है। इसमें उद्देश्य से संबंधित अन्य पद है, तो ये सारे का सारा उद्देश्य मान के हम यहाँ तक आ जाएंगे। अब वीरप्पन के बारे में क्या कहा गया, उद्देश्य के बारे में क्या कहा, मारा गया, ये विधेय होगा। तो मेरे ख्याल से उद्देश्य और विधेय आपको अच्छी तरीके से आ गए होंगे। अब इसको साफ कर रहा हूं मैं। आगे पढ़ते हैं हम, रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य, ये देखिए रचना के आधार पर, ठीक है ना, वाक्यों की रचना कैसे होती है, मिल मिला के कैसे बनते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, और नंबर 3 मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर कई बार तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये ही आ जाता आपका कि रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब सरल वाक्य की परिभाषा देखें, एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे। सरल वाक्य, आप इत्मीनान के साथ इनको समझते रहिए, देखते रहिए, और ये परीक्षाओं में बहुत बार आते हैं। बहुत वाक्यों के आधार पे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। सरल वाक्य क्या होता है, इसकी एक ही परिभाषा याद रखिए आप, जहां एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। कई बार आजकल परीक्षाओं का पैटर्न चला हुआ है, इस तरीके से पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सरल वाक्य के बारे में अशुद्ध है। तो ऐसे करके वो बना लेगा। तो एक कथन ये दे देता तो आपको ये नहीं पता चलेगा उसमें कि सरल वाक्य की परिभाषा है या नहीं है। इसमें एक उद्देश्य मिलेगा और आपको एक ही विधेय मिलेगा। दूसरी परिभाषा यदि आप देखना चाहें इसकी, ये पार्ट 1 दूसरे तरीके देखा जाए तो ये होता है जहां एक ही क्रिया हो, जहां एक ही क्रिया हो, कर्ता या कर्म भले ही ज़्यादा हो। अगर आपने ये चीज़ इत्मीनान के साथ सीख ली तो आप समझ लो वाक्य के बारे में पारंगत हो गए कि या तो एक उद्देश्य और एक विधेय मिलेगा, या फिर क्रिया एक मिलेगी, कर्ता या कर्म भले ही ज़्यादा हो। जैसे मैं बताता हूँ, बालक खाना खा रहा है, तो बालक खाना खा रहा है, तो बालक खाना खा रहा है, तो ये खा रहा है क्रिया अलग हो गई, एक हो गई। और बालक वो एक उद्देश्य हो, बालक के बारे में क्या कहा जा रहा, खाना खा रहा है। अगर उद्देश्य विधेय के हिसाब से देखें तो बालक उद्देश्य होगा, खाना खा रहा विधेय, तो एक उद्देश्य और एक विधेय होगा, ठीक है ना। तो कौन सा वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा, ठीक है ना। इसमें यह परिभाषा ज़्यादा कारगर होगी जहां एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, ठीक है ना। मैं सारे इसके तरीके आपको बता देता हूं। तो बालक खाना खा रहा है,
ठीक है ना। तो ये चीज़ आप समझ चुके हो, जहाँ पर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, सरल वाक्य। एक ही पहचान है इसकी, एक उद्देश्य और एक विधेय, तो इनको बोलते हैं हम एक उद्देश्य एक विधेय। इसके मैं अलग अलग पहलू बताऊंगा। अगर सारे पहलू पे आपने काम किया, उनको अच्छे से सीखा, तो आपका सरल वाक्य कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आप मोटा मोटा सीख रहे हो, बस हम तो आ गया जी, हमें परिभाषा का पता चला आ गया, तो ऐसे बात नहीं बनेगी आपकी। एक उद्देश्य और एक विधेय, ठीक है जी। दूसरा उदाहरण, जैसे मोहन और श्याम खेल रहे हैं। अब इसमें उद्देश्य क्या है, मोहन और श्याम। आपको उद्देश्य विधेय जानना बेहद जरूरी है इसके लिए। मोहन और श्याम के बारे में क्या कहा जा रहा है, खेल रहे हैं, तो ये सरल वाक्य है क्योंकि इसमें एक उद्देश्य है। कई बार हम क्या पढ़ते हैं कि कर्ता के बीच में दो आ गया, और यदि दो वाक्यों के बीच में है तभी वो दूसरा वाक्य जाएगा। अगर दो पदों के बीच में, कर्ता और कर्म के बीच में, तब नहीं जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं दो कर्म बना देता हूँ, मोहन सेब और अमरूद लेकर आया। अब ये देखिए, मोहन सेब और अमरूद लेकर आया, तो और यहाँ पर दो कर्म के बीच में है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। कभी आप और देखते ही सीधा दूसरे वाक्य पे पहुंच जाओ। अगर और दो कर्ताओं को जोड़ता है या दो कर्मों को जोड़ता है, तब भी वो सरल वाक्य रहेगा। उद्देश्य और विधेय के हिसाब से घटाओ इसको। मोहन सेब और अमरूद लेके आया, इसमें उद्देश्य क्या है, मोहन के बारे में क्या कहा जा रहा है, वो सेब और अमरूद लेके आया, ये विधेय है। तो एक उद्देश्य और एक विधेय आते ही आपका सरल वाक्य होगा। दूसरी परिभाषा मैंने बताई, जहाँ क्रिया एक ही हो, कर्ता या कर्म भले ही ज़्यादा हो। इसमें थोड़ा क्रिया आपको कई बार दो भी मिल जाती है, फिर भी सरल वाक्य होता। कैसे होता मैं बताता हूँ। उसका नियम ये है, नियम लिख लो वैसे का आप, जहाँ एक ही कर्ता दो क्रिया करे तब भी सरल वाक्य होता है। लिखिएगा इसका, अगला नियम है इसका, ये तीसरा भाग बता रहा हूं मैं। जहां एक ही कर्ता दो या अधिक क्रिया करे, नियम लिखो इसको, जहां एक ही कर्ता दो या दो से अधिक क्रिया करे तब भी सरल वाक्य होता। कैसे होता, मैं इसको साफ कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। जैसे मोहन खा रहा है और पढ़ रहा है। अब इसमें उद्देश्य क्या है, मोहन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो खा रहा है और पढ़ रहा है। नियम वही लगेगा, एक उद्देश्य एक विधेय, पर मैं अलग अलग पार्ट करके समझा रहा हूं। अगर एक ही कर्ता दो क्रिया करा, आपके एस्टेट में आया था एक बार ये प्रश्न, सब ने इसमें संयुक्त वाक्य लगा दिया कि जी क्रिया दो हैं। अगर एक कर्ता दो क्रिया करे तो तब भी वो सरल वाक्य है। वही नियम याद रखिए, इसमें उद्देश्य और विधेय छांट दो। मोहन उद्देश्य और खा रहा और पढ़ रहा सारा विधेय होगा। तो एक उद्देश्य और एक विधेय आते कौन सा वाक्य होगा, सरल वाक्य। उसके पश्चात एक होता है अगला पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, जब क्रिया का चैप्टर आएगा तो मैं अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ थोड़ा सिंहावलोकन करा रहा हूँ, हल्का फुल्का बता रहा हूँ उसके बारे में। जहाँ पर कर आ जाए, कर, जैसे खाकर, पीकर, सोकर, आपने इसको क्रिया नहीं मानना है। फिर ध्यान दीजिए, अगर कर आ जाए तो आपने क्रिया उसको नहीं मानना। जैसे वह खाकर सो गया। कई बार इसमें पजल हो जाता है कि खाना भी तो क्रिया है जी, उसने दो क्रिया की, खाना और सोना, तो आपने इसको क्रिया में काउंट करना ही नहीं है। वही नियम उद्देश्य और विधेय, किसके बारे में कहा जाता है, वह क्या हो गया उद्देश्य, वह खाकर सो गया, यह विधेय हो गया।
नियम वही घटेगा, फिर भी अलग अलग पार्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर ऐसा बीच में खाकर पीकर सोकर धोकर नहाकर ऐसा आ जाए तो उसको अलग क्रिया मानने की ज़रूरत आपको नहीं है। दूसरा, ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। अगली है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया कौन सी होती है? ते ही, ये मिलेगा जहां पर ते ही मिल जाए, जैसे पढ़ते ही, खाते ही, पीते ही, ये मिल जाए, इसको तात्कालिक क्रिया बोल रहा है, क्योंकि इसके तत्काल तुरंत बाद मुख्य क्रिया हो जाती है। जैसे वह खाते ही सो गया, तो आपको इसमें खाते ही से क्रिया में नहीं गिनना है, वो अलग है, उद्देश्य विधेय के हिसाब से आप छांटो। तो जहाँ पर तात्कालिक क्रिया आ जाए या पूर्वकालिक क्रिया आ जाए, उनको छांटने की आपको जरूरत नहीं है। एक ही नियम है, एक उद्देश्य और एक विधेय। चलिए आगे हम संयुक्त वाक्य पढ़ते हैं। अगला है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जहां दो समान सतर के उपवाक्य, दो समान स्तर के वाक्य योजक शब्दों से जोड़े जाएं। समान स्तर के मिलेंगे दोनों का। अगर आप दोनों को अलग अलग करके पढ़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों अपने अपने स्तर रखते हैं। जैसे मोहन आया और सोहन चला गया। अब ये दोनों समान स्तर के, मोहन आया। अब देखो इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय नहीं है, दो उद्देश्य और दो विधेय। जैसे मोहन, मोहन क्या उद्देश्य, मोहन के बारे में क्या कहा? आया, तो एक उद्देश्य और एक विधेय यहाँ से निकलेगा। फिर सोहन उद्देश्य और सोहन के बारे में क्या कहा? चला गया, तो एक उद्देश्य और एक विधेय यहाँ से चला गया। तो ये इसमें दो दो उद्देश्य और दो दो विधेय, यानी कि जब दो वाक्य होंगे तो एक वाक्य में एक उद्देश्य और विधेय होता है, तो दो तो अपने आप ही हो गए। तो चलिए अब देखो, मोहन आया ये एक वाक्य है और सोहन चला गया ये दूसरा वाक्य है। इसमें और योजक शब्द से ये दोनों जुड़ गए। अगर आप इनको जोड़ोगे भी नहीं, इनको अलग अलग कर दोगे, ये लो बीच में हटा के पूर्ण विराम लगा दो, तब भी पूरा अर्थ देंगे। मोहन आया, सोहन चला गया, दोनों अलग अलग वाक्य है। तो ऐसे वाक्य जहां पर आ जाए जिनमें से बीच में से योजक शब्द हटाकर पूर्ण विराम लगा के भी अर्थ दे रहे हैं, तो ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, समान स्तर के दो वाक्यों से जुड़े होते हैं। अब मैं आपको योजक शब्दों की एक सूची देता हूं। योजक शब्द ये जहां पर भी आ जाए, ठीक है ना, जैसे लिख सकते हो आप और, तथा, किंतु, परंतु, अन्यथा, इसलिए, क्योंकि, फलतः। तो इस प्रकार के योजक शब्द जब मिलते हैं तो उसमें आप इनसे जोड़ोगे। चलिए, तो ये आपका काम आसान हो गया, आपको योजक शब्दों की सूची मिल गई। और भी जोड़ सकते हैं इसमें, या, अथवा, वरना शब्द भी आ जाता है, वरना, और इसमें दो ये भी आ जाते हैं, न, न, या फिर या। तो इस प्रकार के शब्दों से जहां पर दो वाक्य समान स्तर के वाक्य जुड़े हों वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब मैं सबके वाक्य बना के दिखाता हूँ, आप अपने कॉपी पेन साथ रखिए और उनको लिखते चलिए। और का बन गया, और तथा में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। मैं तो चला गया, तथापि, तथापि भी हो सकता है इसमें, तथापि वह नहीं आया, ठीक है ना। वह आया तथा मैं चला गया। किंतु, जैसे
वहाँ पर सभी छात्र आ गए थे, किंतु नेताजी तब भी नहीं आए। परंतु का भी वही अर्थ है। अन्यथा जैसे आप चुप बैठिए, अन्यथा बाहर जाइए, वरना का अर्थ भी ये है, चुप रहिए वरना बाहर जाइए। इसलिए जैसे बिजली चली गई है इसलिए अंधेरा है। आप आराम से वीडियो रोक रोक के सारे उदाहरणों को लिखिए, तब जाके आपको आएंगे। क्योंकि जैसे हम कह देते हैं बिजली अंधेरा है क्योंकि बिजली चलेगी, दोनों वाक्य ऐसे बन जाएंगे। देखो पलट के, क्यों अंधेरा है क्योंकि बिजली चली गई, और बिजली चली गई इसलिए अंधेरा है। तो इसलिए और क्योंकि दोनों अलग अलग आ रहे हैं, एक वाक्य में नहीं आएंगे। एक आते ही तो मिश्र बन जाएगा, ये अलग अलग आए, एक एक करके आए तो संयुक्त बनाएंगे। फलतः विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, फलतः अनेक यात्री मारे गए, फलस्वरूप भी हो सकता है इसका। या जैसे या तो सोहन जाएगा या मोहन जाएगा, मोहन जाएगा या मैं जाऊंगा, या से जुड़ जाता है। मोहन जाएगा अथवा मैं जाऊंगा, वरना का मैंने बता दिया, चुप रहिए वरना बाहर जाइए। अब न के वाक्य देखो, न के, न तो रमेश गया न सोहन गया, तो इस तरीके से न के वाक्य हो गए। या के, या तो रमेश जाएगा या सोहन जाएगा, तो ऐसे इन दोनों में न जोड़ के भी आपका वाक्य बन जाता है। तो ये सारे के सारे इस तरह के जो वाक्य बनेंगे वो सारे के सारे संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। अब हमारा अंतिम मिश्रित वाक्य मैं आपको बताता हूं। मिश्रित वाक्य तीसरा हम पढ़ रहे हैं। मिश्रित वाक्य की क्या पहचान होती है? इसमें एक मुख्य वाक्य तथा दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। इसमें आश्रित मिलेगा। अगर आप दोनों वाक्यों की मोटी सी पहचान ये है, संयुक्त वाक्य में आप दोनों वाक्यों को अलग कर दो, अपना अपना अर्थ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योजक चिन्ह को हटाओ, पूर्ण विराम लगा दो, दोनों अर्थ देंगे। परंतु मिश्रित वाक्य में यदि आप अलग अलग करोगे तो अपना अर्थ नहीं देंगे वो, ठीक है ना, वो एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। मोटी सी पहचान बताता हूँ, ये सा आ जाए जहाँ पर की, बस की जहां पर आ जाए आप आंख बंद करके उसको मिश्रित वाक्य दिखा देते, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं। फिर ये जोड़े मिलेंगे, यदि तो, जो, सो, या यह वह। प्लस इसके अंदर एक चीज याद रखना पड़ेगा आपको, इसलिए जमा क्योंकि। उतार लीजिए इनको, कि, यदि तो, जो, सो, यह वह, इसलिए जमा क्योंकि। अगर ये दोनों आ जाएं, इसलिए जमा क्योंकि दोनों आ जाएं तो मिश्रित, इनमें से कोई एक आए तो संयुक्त। मोटी सी पहचान है। जो, सो, यह वह, ये जोड़े होंगे इनके। अब आप इसको उतार चुके होंगे, अब मैं इसको उदाहरण से समझाता हूं। देखिए कि जैसे कैसे गांधी जी ने कहा था कि, अब की आ गया ना इसमें, की आते ही मिश्रित वाक्य है। गांधी जी ने कहा था कि हम अहिंसा के पुजारी हैं। बस ये की आ जाए तो मिश्रित वाक्य। यदि तो आ जाए, जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। ये यदि और तो, यदि मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जहां पर आ जाए मिश्रित वाक्य। अगला, जो करेगा सो भरेगा, जो और सो आ जाए। अब यह वह का यदि विकृत रूप, यानी कि यह वह कारकों में जो चलते हैं इस उस करके, यदि वो भी आ जाए तो उसको भी यह वह ही मानोगे। जैसे
जिसने जेब काटी थी वह पकड़ा गया। अब जिसने और वह, जिसने जेब काटी थी वह पकड़ा गया, तो ऐसे करके भी यदि ये दो मिल रहे हैं, ठीक है ना, जैसे जिसे बुलाया था वह नहीं आया, ठीक ना, या उल्टा भी कर सकते हो, वह नहीं आया जिसे बुलाया था, ठीक ना। जो अपना काम स्वयं करेगा उसे इनाम दिया जाएगा, तो जो उसे, तो ऐसे वाक्य जहां पर आ जाए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मिश्रित वाक्य में वो चले जाएं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, इसलिए और क्योंकि का जोड़ा, इसलिए जमा क्योंकि, जब ये दोनों आ जाएं, दोनों, तो मिश्रित वाक्य हैं। अगर एक एक करके अकेला कोई आए तो इसमें बनेगा आपका संयुक्त वाक्य। देखिए उदाहरण से समझाता हूं मैं। जैसे मैं अगर कह देता हूं कि जैसे इसलिए अंधेरा है क्योंकि बिजली चली गई है। अब देखो, इसलिए और क्योंकि साथ साथ आ जाए तो ये आप एक दूसरे पे आश्रित बन जाएगा। इसलिए अगर इसमें से एक कट जाए, जैसे मैं कह देता हूं अंधेरा है क्योंकि बिजली चली गई है, ठीक है ना, तो मैंने अंधेरा इसलिए काट दिया, एक क्योंकि आगा, एक सिंगल आते ही वो आपका संयुक्त में चला जाएगा। ये दोनों का आना मिश्रित वाक्य के लिए बहुत जरूरी है। या मैं कह देता हूं जैसे क्योंकि बिजली चली गई है, या मैं क्योंकि नहीं काटता, बिजली चली गई है इसलिए अंधेरा, इसलिए का अकेला प्रयोग हुआ तो संयुक्त में जाएगा। फिर ध्यान रखिएगा, ये कौन सा वाक्य होगा आपका, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो इसलिए और क्योंकि का प्रयोग बड़े ध्यान से कीजिएगा। तो ये रचना के आधार पर वाक्य थे। बड़ी आशा कर सकता हूँ आपसे कि आपको ये समझ में आए होंगे, और इसके अतिरिक्त आप समझ के यहाँ से अपने व्याकरण की किताबों में जाके अभ्यास कीजिए, उन वाक्यों को देखिए, और ज़्यादा से वाक्यों, फिर इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि मिश्रित वाक्य, इसको सरल में बनाइए, सरल को मिश्रित में बनाइए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका वाक्य वाला चैप्टर पूरा बहुत बढ़िया इत्मीनान के साथ आपको आ जाएगा। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी को लाभान्वित कराने के लिए सबको इसको सभी के पास ये भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।